जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि ऐसे समाज की जहां कोई बहुत विशाल सेनाएं नहीं हैं, हाँ, नागरिकों को डराने वाला कोई भारी भरकम कोई खूनी संघर्ष नहीं है। एग्जैक्टली कोई खूनी संघर्ष नहीं हो रहा है, और मतलब सदियों तक कोई बड़ा युद्ध लड़ाई नहीं गया। ये सुनने में बहुत जब कोई ये सुनता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे किसी विज्ञान कथा या बेसिकली किसी यूटोपिया की बात हो रही है ना? बिल्कुल, मतलब आज के परिदृश्य में तो ये एकदम काल्पनिक ही लगता है। लेकिन क्या ऐसा कोई समाज वाकई अस्तित्व में था? आज के इस गहरे विश्लेषण यानी हमारे इस डीप डाइव में हम इसी सवाल का जवाब खोजने वाले हैं। और ये बहुत जरूरी भी है। हाँ, क्योंकि आज हमारे पास शोध, प्राचीन ग्रंथों के विश्लेषण और ऐतिहासिक दस्तावेजों का एक बहुत ही दिलचस्प स्टैक मौजूद है, और हमारा मिशन है आर्यावर्त के उस प्राचीन काल को समझना। सही कहा। और देखिए, इस चर्चा में सबसे रोमांचक बात यह है कि हम आर्यावर्त को सिर्फ एक नक्शे या किसी भौगोलिक क्षेत्र के रूप में नहीं देखेंगे। तो फिर किस रूप में? हम इसे एक बेहद उन्नत चेतना के रूप में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी ऐतिहासिक दृष्टि ना अक्सर बहुत ही भौतिक चीजों तक सीमित रह जाती है। मतलब हम सफलता को इमारतों से नापते हैं? एग्जैक्टली। जब किसी सभ्यता का मूल्यांकन होता है तो अक्सर चौड़ी सड़कों, बड़े महलों या फिर उनके हथियारों को पैमाना मान लिया जाता है। हाँ, जो कि बहुत ही सरफेस लेवल है। बिल्कुल। लेकिन जिन दस्तावेजों का हम आज विश्लेषण कर रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग कहानी पेश करते हैं। वो कहानी जहाँ चेतना अपने चरम पर थी। हाँ, और वो भी बिना किसी भारी इंडस्ट्रियल मशीनरी या गगनचुंबी इमारतों के। मतलब इन ग्रंथों में जो नजरिया पेश किया गया है ना, उसे समझना आज के इस तकनीकी युग में बहुत बहुत प्रासंगिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस स्टैक के पहले हिस्से में गोता लगाते हैं। जब कोई इतनी उन्नत चेतना और ज्ञान की बात करता है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले बड़े बड़े विश्वविद्यालय आते हैं। स्वाभाविक है। या फिर कोई बहुत ही मॉडर्न प्रयोगशालाएं। लेकिन हमारे स्रोत ये बताते हैं कि इस पूरी सभ्यता का ब्लूप्रिंट किसी कंक्रीट के शहर में नहीं बना था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो घने जंगलों में तैयार हुआ था, जहां ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। अब यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा। हाँ, बताइए। क्योंकि आधुनिक सोच में तपस्या का मतलब अक्सर यही निकाला जाता है कि कोई व्यक्ति दुनिया से कट कर बस आंखें बंद करके एक पेड़ के नीचे बैठा है। तो क्या ये सिर्फ एक वैरागी जीवन था, मतलब दुनिया से भाग जाना? देखिए, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। इन दस्तावेजों को गहराई से पढ़ने पर पता चलता है कि वो जंगल वास्तव में अनुसंधानशालाएं थी। लैबोरेटरीज। हाँ, लैबोरेटरीज। और ये जो तपस्या थी वो दुनिया से भागना नहीं था, बल्कि ये एक अत्यंत सूक्ष्म और गहरा अवलोकन था। अच्छा। ऋषि मुनि उस समय प्रकृति के चक्रों का, मौसम के बदलावों का, मानव मन की परतों का और पूरे ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली का अध्ययन कर रहे थे। तो अगर मैं इसे आज के संदर्भ में समझूं तो जैसे आज के वैज्ञानिक अपनी मॉडर्न प्रयोगशालाओं में शोध करते हैं। बिल्कुल। माइक्रोस्कोप से बीमारियों को समझते हैं या टेलीस्कोप से तारों को देखते हैं, वैसे ही उन ऋषियों के लिए वो जंगल एक प्रयोगशाला थी। एग्जैक्टली। और उनका उपकरण कोई बाहरी मशीन नहीं थी, बल्कि उनका अपना मन और उनकी एकाग्रता थी। एकदम सटीक तुलना की है आपने। वाओ। आधुनिक विज्ञान पूरी तरह से बाहरी उपकरणों पर निर्भर करता है ना, जबकि उस काल का विज्ञान आंतरिक उपकरणों यानी मन की गहराई पर केंद्रित था। सच में सोचने वाली बात है। और इसी एकाग्रता से एक ऐसा सिद्धांत निकला जो आज की दुनिया के लिए समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है? स्रोतों में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उस समाज में आधुनिक अर्थों वाला कोई रिलीजन या मजहब नहीं था। रुकिए, यहां मैं थोड़ा उलझ रही हूं। हाँ, पूछिए। अगर वहां कोई रिलीजन नहीं था, मतलब कोई सख्त नियम नहीं थे कि किस देवता की पूजा करनी है या क्या मानना है, तो फिर समाज में व्यवस्था कैसे बनी रहती थी? यही तो। क्या ये सब बहुत ही अव्यवस्थित या अराजक नहीं हो गया होगा बिना किसी डर के? देखिए, यही इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबी थी। आज जब हम रिलीजन या बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं तो वो क्या करता है? वो बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। हाँ, वो तय करता है कि आपको क्या मानना है। कुछ नियम होते हैं, कर्मकांड होते हैं। लेकिन आर्यावर्त के उन जंगलों में जिस चीज को परिभाषित किया गया उसे धर्म कहा गया। और ये आज के रिलीजन से अलग कैसे था? बहुत अलग था। इसका संबंध किसी अदृश्य सत्ता को खुश करने से नहीं था। इन ग्रंथों में धर्म का मूल अर्थ बताया गया है: कर्तव्य, संतुलन
और प्रकृति का स्वभाव। स्वभाव मतलब? जैसे उदाहरण के लिए आग का धर्म क्या है? गर्मी देना। बिल्कुल, आग का धर्म है गर्मी देना, पानी का धर्म है शीतलता देना और हमेशा नीचे की ओर बहना। अच्छा, मतलब उनकी बेसिक प्रकृति। हाँ, अगर आग अपना ये धर्म छोड़ दे तो वो आग रहेगी ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसानों के लिए भी धर्म का मतलब यही था कि वो प्रकृति और समाज में अपनी भूमिका कैसे निभाएं। एकदम सही समझे आप। वाओ, मतलब एक इंसान का धर्म ये था कि वो अपना कर्तव्य कैसे निभाए ताकि पूरा ब्रह्मांड एक संतुलन में चलता रहे। एग्जैक्टली। ये किसी अंधविश्वास पर नहीं था, ये विशुद्ध रूप से कॉज एंड इफेक्ट पर आधारित था। कार्य और कारण। हाँ, अगर कोई बिना वजह पेड़ काटता है तो वो प्रकृति के धर्म का उल्लंघन कर रहा है और उसका परिणाम उसे भुगतना होगा। बिल्कुल, ये मानने से ज्यादा होने और करने पर केंद्रित था। ये वाकई मतलब सोच को चुनौती देने वाला विचार है, धर्म को एक ड्यूटी और इकोलॉजिकल बैलेंस के रूप में देखना। सही बात है। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। जी। जंगलों में ऋषियों ने जो ये सारा शोध किया, जी। प्रकृति को समझा, धर्म को परिभाषित किया, ये ज्ञान अगली पीढ़ी तक पहुंचा कैसे? जाहिर है इसे सहेजना पड़ा होगा और यहीं से हम अपने स्रोतों के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो वेदों के बारे में है। हाँ, वेद। हमारे दस्तावेजों में 4 वेदों का जिक्र है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अक्सर लोग इन्हें सिर्फ पुरानी धार्मिक किताबों या भजनों के संग्रह के रूप में देखते हैं। और ऐसा सोचना ना उन ग्रंथों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अन्याय है? क्यों? क्योंकि इन दस्तावेजों का जो हम विश्लेषण कर रहे हैं वो ये स्पष्ट करता है कि वेद कोई साधारण किताबें नहीं थीं, ये जीवन के सूत्र थे। सूत्र? हाँ, इन सूत्रों में ये पिरोया गया था कि इंसान को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से जीना कैसे है। यहाँ मुझे एक बहुत ही दिलचस्प रूपक समझ आ रहा है। बताइए। अगर हम इन वेदों को इतिहास की किताबों की नज़र से ना देखकर मानव जीवन के एक यूजर मैनुअल की तरह देखें तो क्या ये कहना सही होगा? यूजर मैनुअल मतलब कैसे? जैसे जब हम कोई नई मशीन खरीदते हैं, कोई गैजेट लेते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है ना? हाँ, बिल्कुल आता है। वो बताता है कि इस मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है, इसे किस तापमान पर रखना है, ताकि ये सालों साल बिना खराब हुए चलती रहे। अरे वाह! तो वेद भी तो मानव शरीर, मन और इस समाज रूपी मशीन को चलाने का यूजर मैनुअल ही लगते हैं, है ना? ये यूजर मैनुअल वाला रूपक बहुत ही सटीक बैठता है। बहुत बढ़िया। और देखिए, अगर हम इस मैनुअल के पन्नों को पलटे ना, हाँ, तो पता चलता है कि इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ मंत्रों का उच्चारण करना या उन्हें रटना नहीं था। तो फिर क्या था? इसका आधार पूरी तरह से वैज्ञानिक था। अच्छा। हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि आज का विज्ञान जिन चीजों को अब जाकर समझ रहा है, अच्छा, उनके बीज वेदों में हजारों साल पहले बोए जा चुके थे। क्या इस वैज्ञानिक आधार का कोई स्पेसिफिक उदाहरण हम इन दस्तावेजों से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, अक्सर ये दावा तो बहुत किया जाता है कि सब कुछ वेदों में है, लेकिन उसकी प्रक्रिया या उसका जो मैकेनिज्म है वो कोई नहीं बताता। आपकी बात बिल्कुल सही है और इसे समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए हम सामवेद को ही लेते हैं, जो मुख्य रूप से संगीत और ध्वनि की बात करता है। अब ये सिर्फ कोई गाने बजाने के बारे में नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये ध्वनि तरंगों यानी जो साउंड वेव्स होती हैं और मानव शरीर के जो नर्वस सिस्टम है के बीच का संबंध है, उसका पूरा विज्ञान है। वाह, मतलब साउंड और नर्वस सिस्टम का कनेक्शन। एग्जैक्टली। विशिष्ट मंत्रों के उच्चारण से शरीर में जो एक वाइब्रेशन या कंपन पैदा होता है ना, वो आपकी हृदय गति और मानसिक तनाव को कैसे नियंत्रित करता है, इसका पूरा स्ट्रक्चर उसमें मौजूद है। ये तो एकदम मेडिकल साइंस लग रहा है। बिल्कुल है। इसी तरह आयुर्वेद को देखिए, जो अथर्ववेद का उपवेद है, वो ये नहीं कहता कि कोई जड़ी बूटी बस किसी जादू से काम कर जाएगी। हाँ, जादू टोना नहीं है वो बाकायदा बताता है कि किस मौसम में शरीर के किस दोष जैसे वात, पित्त, कफ के बढ़ने पर कौन सा रसायन शरीर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। मतलब ये पूरा डेटा ड्रिवन था। हाँ, ये पूरी तरह से प्रयोगों पर आधारित डेटा था, जिसे कई सदियों के गहरे अवलोकन के बाद दर्ज किया गया था। अमेजिंग। तो बेसिकली हमारे पास जंगलों की उन प्रयोगशालाओं से निकला हुआ एक बेहतरीन यूजर मैनुअल आ गया। बिल्कुल आ गया, जो ये बता रहा है कि स्वस्थ और संतुलित कैसे रहना है। लेकिन अब जरा जमीन पर आते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल साइड पर। क्योंकि सिद्धांत बनाना एक बात है, लेकिन उसे लाखों लोगों के एक विशाल समाज में लागू करना,
वो एक बिल्कुल अलग गेम है। ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। इतने बड़े समाज को बिना किसी तानाशाह या भारी भरकम पुलिस फोर्स के व्यवस्थित कैसे किया गया? 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण जो ज्ञान और शोध में थे, क्षत्रिय जो सुरक्षा और प्रशासन देखते थे, वैश्य जो अर्थव्यवस्था और व्यापार संभालते थे, और शूद्र जो बुनियादी ढांचा और सेवा क्षेत्र में थे। और देखिए, यहीं पर इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है। वो क्या? जब भी हम वर्ण व्यवस्था शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत आज की जाति व्यवस्था की तस्वीर उभरती है। बिल्कुल, छुआछूत, भेदभाव, यही सब याद आता है। हाँ, लेकिन हमारे जो स्रोत हैं वो यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त चेतावनी देते हैं। अच्छा? आर्यावर्त के उस काल में ये व्यवस्था जन्म पर बिल्कुल भी आधारित नहीं थी। जन्म पर आधारित नहीं थी मतलब एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होता था? जरूरी नहीं है। ये विशुद्ध रूप से व्यक्ति की योग्यता, उसकी क्षमता और उसके प्राकृतिक झुकाव पर आधारित थी। सच में? ये बात तो दिमाग को झकझोर देती है ना? अगर मैं इसे थोड़ा मॉडर्न नजरिए से देखूं तो ये मुझे आज के किसी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह लगता है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैसे? मतलब देखिए, किसी भी बड़ी कंपनी में हाँ। अगर किसी व्यक्ति के पिता अकाउंटेंट है, हाँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कंपनी उस बच्चे को पैदा होते ही फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड बना देगी। बिल्कुल नहीं, उसे इंटरव्यू देना होगा। एग्जैक्टली। कंपनी में इंसान को उसका रोल, उसकी डिग्री, उसके टैलेंट और उसके एप्टीट्यूड के आधार पर मिलता है। सही बात है। कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता है, जो कि उस समय ब्राह्मण का रोल हुआ। कोई मैनेजमेंट और सिक्योरिटी देखता है, वो क्षत्रिय का रोल हो गया। हाँ। कोई सेल्स और फाइनेंस संभालता है, वो वैश्य हुआ। और कोई ऑपरेशंस या आईटी सपोर्ट में होता है, वो शूद्र का रोल हुआ। मतलब हर काम जरूरी है और इंसान का टैलेंट उसका काम तय कर रहा है, ना कि उसका खून। ये तुलना इस पूरी स्थिति को बहुत साफ कर देती है। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। और अगर हम इसकी कार्यप्रणाली की थोड़ी और गहराई में जाएं, हाँ बताइए, तो पता चलता है कि ये व्यवस्था वास्तव में शक्तियों के बंटवारे का एक बहुत ही शानदार तरीका थी। शक्तियों का बंटवारा मतलब पावर डिवाइड करना। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि किसी भी समाज में शक्ति मुख्य रूप से 3 तरह की होती है। ज्ञान की शक्ति, हथियारों की शक्ति और धन की शक्ति। तो क्या इस व्यवस्था के जरिए इन तीनों शक्तियों को किसी एक ही इंसान के हाथ में जाने से रोका गया? बिल्कुल, एग्जैक्टली। यही इसका मैकेनिज्म था। अच्छा। जिसके पास ज्ञान था, यानी ब्राह्मण, उसे सादा जीवन जीना होता था। उसके पास अथाह धन या हथियार नहीं हो सकते थे। मेक सेंस। जिसके पास हथियार और सत्ता थी, यानी क्षत्रिय, उसे नीतियां बनाने के लिए, ज्ञान के लिए ब्राह्मणों पर निर्भर रहना पड़ता था। और पैसों के लिए? खजाने के लिए उसे वैश्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। और जो धन कमा रहा था, यानी वैश्य, वो नियम या नीतियां नहीं बना सकता था। वाव, ये तो एक बहुत ही सॉलिड चेक एंड बैलेंस सिस्टम था। बिल्कुल, ताकि कोई भी एक वर्ग पूरे समाज पर हावी ना हो सके। इससे समाज में किसी भी तरह की मोनोपोली का खतरा खत्म हो जाता था। ये सुनने में बहुत परफेक्ट लगता है, लेकिन देखिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी अड़चन नजर आ रही है। वो क्या? मानव स्वभाव। इंसान तो हमेशा से सत्ता का भूखा रहा है ना। वो तो है। तो ये कैसे संभव है कि किसी बहुत ही शक्तिशाली क्षत्रिय राजा ने या किसी बहुत अमीर वैश्य ने ये नहीं सोचा होगा कि मेरे बाद मेरी ये कुर्सी या मेरा बिजनेस मेरे बेटे को ही मिलना चाहिए, चाहे वो योग्य हो या ना हो। देखिए, ये एक बहुत ही व्यवहारिक और जरूरी सवाल है। और अगर हम सच कहें तो इतिहास गवाह है कि आगे चलकर ऐसा ही हुआ। मतलब ये करप्ट हो गया। हाँ, दस्तावेज ये स्पष्ट करते हैं कि जो ढांचा ऋषियों ने बनाया था वो एक आदर्श और पूरी तरह से योग्यता आधारित व्यवस्था थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मानव स्वभाव की जो लालच है और अपने विशेषाधिकारों को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने की जो एक टेंडेंसी होती है, नेपोटिज्म, एग्जैक्टली, उसी ने इस पूरी व्यवस्था को जन्माधारित बना दिया। जो व्यवस्था समाज के संतुलन के लिए बनी थी, वो स्वार्थ के कारण उसी समाज के पतन का कारण बन गई। कितनी अजीब बात है ना। बिल्कुल। लेकिन जिस स्वर्ण युग की हम आज बात कर रहे हैं, उस समय ये व्यवस्था अपनी पूरी शुद्धता के साथ सिर्फ और सिर्फ योग्यता पर ही चल रही थी। तो चलिए उस शुद्ध योग्यता आधारित व्यवस्था में वापस चलते हैं। चलिए। अगर सब कुछ योग्यता पर ही निर्भर था, तो किसी व्यक्ति की योग्यता पहचानी कैसे जाती थी? ये अच्छा सवाल है। क्योंकि बचपन में तो सभी बच्चे एक जैसे ही होते हैं ना। ये कैसे तय होता था कि कौन सा बच्चा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएगा और कौन सा बच्चा प्रशासन संभालेगा? सही बात है। जाहिर है इसके लिए एक बहुत ही गहरी और मजबूत शिक्षा प्रणाली की जरूरत रही होगी। और हमारे दस्तावेजों का अगला हिस्सा इसी प्रणाली का खुलासा करता है,
गुरुकुल। और गुरुकुल के बारे में पढ़ना ना आज के शिक्षाविदों के लिए भी एकदम आंखें खोलने वाला अनुभव हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि हमारे स्रोत बताते हैं कि गुरुकुल आज के स्कूलों की तरह कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां सिर्फ डेटा या जानकारी रटाई जाती हो। हाँ, आज तो बस एग्जाम पास करने का स्ट्रेस रहता है। बिल्कुल। आज की शिक्षा अक्सर एक अच्छी नौकरी पाने या बस डिग्री लेने तक सीमित है, लेकिन गुरुकुल का उद्देश्य पूरी तरह अलग था। उनका उद्देश्य क्या था? उनका लक्ष्य था एक संपूर्ण इंसान का निर्माण करना। संपूर्ण इंसान? हाँ, जो मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक तीनों रूपों से मजबूत हो। लेकिन जब मैं गुरुकुल के इस पाठ्यक्रम को इन दस्तावेजों में देखती हूँ ना, तो मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, पाठ्यक्रम में शास्त्र पढ़ाए जा रहे हैं, ध्यान की शिक्षा दी जा रही है। हाँ। लेकिन उसी के साथ युद्ध कला और हथियारों की शिक्षा भी दी जा रही है। ये मुझे किसी आम स्कूल से ज्यादा एक लाइफ बूट कैंप की तरह लगता है। बूट कैंप सही शब्द है। लेकिन सवाल ये है कि एक ही छत के नीचे एक ही समय में युद्ध, जो कि बाहरी आक्रामकता और हिंसा का प्रतीक है, हाँ। और ध्यान, जो कि आंतरिक शांति और स्थिरता का प्रतीक है, इन दोनों को एक साथ क्यों सिखाया जा रहा था? क्या ये उस इंसान को मानसिक रूप से कंफ्यूज नहीं कर देगा? आपका ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन देखिए यहीं पर उस शिक्षा प्रणाली की असली जो जीनियस है ना, वो छिपी है। अच्छा। इसे किसी विरोधाभास के रूप में नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक के रूप में डिजाइन किया गया था। कैसे? जरा समझाएं। इसके मनोविज्ञान को समझिए। जब किसी युवा को हथियार चलाना सिखाया जाता है, युद्ध की कला सिखाई जाती है, तो आप उसे क्या कर रहे हैं? आप उसे असाधारण रूप से शक्तिशाली बना रहे हैं। बिल्कुल, उसके पास पावर आ गई है। अब अगर उस शारीरिक शक्ति के साथ उसे अपने मन पर नियंत्रण करना नहीं सिखाया गया, तो वो क्या बनेगा? बिना नियंत्रण की शक्ति? वो तो एक अत्याचारी या विनाशक बन जाएगा। एग्जैक्टली। शक्ति अगर बिना अनुशासन के हो, तो वो समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। ट्रू। इसीलिए गुरुकुल में युद्ध कला के ठीक समानांतर ध्यान और शास्त्र सिखाए जाते थे। अच्छा। ताकि एक बैलेंस रहे। हाँ। ये जो आंतरिक अनुशासन था ना, ये उस बाहरी शक्ति पर एक लगाम की तरह काम करता था। गुरुकुल ये सुनिश्चित कर रहा था कि शक्ति का इस्तेमाल कभी भी अहंकार की संतुष्टि के लिए ना हो, या किसी कमजोर को दबाने के लिए ना हो। बिल्कुल। हथियार तभी उठे जब धर्म यानी न्याय और संतुलन की रक्षा करनी हो। वाव। एक ऐसा योद्धा जो बाहर से तो अजेय हो, लेकिन भीतर से एक शांत ऋषि की तरह स्थिर हो। यही एक संपूर्ण इंसान की परिभाषा थी उस समय। ये वाकई एक बहुत ही शानदार अवधारणा है। मतलब समाज में ऐसे लोग तैयार किए जा रहे थे जो न केवल अपने काम में माहिर थे, बल्कि इमोशनली इतने मैच्योर थे कि अपनी पावर का मिसयूज न करें। एग्जैक्टली। अब अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ें। चलिए जोड़ते हैं। हमारे पास धर्म है जो कर्तव्य सिखा रहा है, वेद हैं जो विज्ञान और जीवन का यूजर मैनुअल दे रहे हैं, समाज की व्यवस्था विशुद्ध रूप से योग्यता पर चल रही है, और गुरुकुल एक संतुलित और अनुशासित इंसान गढ़ रहे हैं। हाँ। तो इस पूरी की पूरी मशीनरी का अंतिम परिणाम क्या था? ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हमारे दस्तावेज एक ऐसा दावा करते हैं जो शायद किसी भी आधुनिक इतिहासकार को पूरी तरह से हैरान कर सकता है। और वो दावा ये है कि ये एक ऐसा काल था जब भारत में कोई बड़े युद्ध हुए ही नहीं, समाज पूरी तरह से संघर्षहीन था। देखिए, ये दावा ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही असाधारण है। असाधारण तो है, क्योंकि मानव इतिहास का ज्यादातर हिस्सा आप उठाकर देख लीजिए, वो एक दूसरे पर कब्जा करने, युद्धों और रक्तपात से भरा पड़ा है। बिल्कुल, हिस्ट्री तो वॉर से भरी है। लेकिन इन ग्रंथों के अनुसार आर्यावर्त के उस काल में एक बहुत ही गहरा और लंबे समय तक चलने वाला संतुलन स्थापित हो गया था। और इसका कारण क्या था? इसका सबसे बड़ा कारण वही था जिस पर हमने चर्चा की शुरुआत की थी, धर्म। लेकिन सिर्फ धर्म के सिद्धांत से इतने बड़े भूभाग में युद्ध कैसे रुक सकते हैं? मतलब लोग तो हमेशा संसाधनों के लिए, जमीन के लिए लड़ते ही है ना, ये काम कैसे करता था? इसे ऐसे समझिए, आज की दुनिया में या इतिहास के ज्यादातर हिस्सों में किसी भी संघर्ष या लड़ाई का मूल कारण क्या होता है? जमीन, पावर। संघर्ष तब होता है जब लोग, समूह या देश अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। राइट। हाँ, ये मेरा हिस्सा है, मुझे ये जमीन चाहिए, मुझे ये अधिकार चाहिए। अधिकारों की मांग हमेशा टकराव पैदा करती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आर्यावर्त का समाज अधिकारों पर नहीं बल्कि कर्तव्यों पर केंद्रित था, ड्यूटीज पर। अच्छा। ग्रंथों के अनुसार जब समाज का हर व्यक्ति इस बात पर फोकस्ड हो कि उसे समाज को क्या देना है, ना कि क्या लेना है,
तो टकराव की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है, एग्जैक्टली अपने आप खत्म हो जाती है। तो अगर राजा अपना कर्तव्य निभा रहा है प्रजा की रक्षा करके, वैश्य अपना कर्तव्य निभा रहा है अर्थव्यवस्था को चलाकर, और ब्राह्मण अपना कर्तव्य निभा रहा है निस्वार्थ भाव से ज्ञान बांटकर, तो कोई किसी दूसरे की जगह छीनने की कोशिश ही नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। और जब व्यक्तिगत स्तर पर ध्यान और अनुशासन के जरिए आपके भीतर का संतुलन सध जाता है, हाँ, और सामाजिक स्तर पर योग्यता आधारित वर्ण व्यवस्था के जरिए बाहर का संतुलन सध जाता है, तो क्या होता है? तो एक ऐसी सभ्यता जन्म लेती है जिसे अपनी महानता साबित करने के लिए किसी दूसरे देश पर हमला करने की जरूरत ही नहीं होती। वाव! वो सभ्यता अपनी आंतरिक और वैचारिक पूर्णता में ही पूरी तरह से संतुष्ट होती है। इन स्रोतों में इसी चरम शांति और संतुलन का वर्णन किया गया है। मतलब ये सच में एक अविश्वसनीय यात्रा रही है ना? जंगलों की उन शांत प्रयोगशालाओं से लेकर वेदों के वैज्ञानिक सूत्रों तक, और फिर गुरुकुल के उस कड़े अनुशासन से गुजरकर एक ऐसी सभ्यता के दर्शन करना जिसने अपने सबसे अच्छे दौर में किसी यूटोपिया जैसी शांति अचीव कर ली थी। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन भारत सिर्फ राजाओं और महलों का इतिहास नहीं था। ये इंसान के भीतर की संभावनाओं का एक बहुत बड़ा प्रयोग था। एक ऐसा प्रयोग जहां मनुष्य ने प्रकृति के चक्र और अपने भीतर के ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह से लय मिला ली थी। लेकिन देखिए, हर कहानी में एक मोड़ आता है। हाँ, वो तो आता ही है। और ये ऐतिहासिक दस्तावेज सिर्फ सुनहरे पन्नों से नहीं भरे हैं। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये आदर्श व्यवस्था, ये परम शांति हमेशा के लिए बनी रही? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इंसानी फितरत, उसकी महत्वाकांक्षाओं और उसके लालच ने इस संतुलन को चुनौती नहीं दी? देखिए, हमारे स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास कोई ठहरी हुई झील नहीं है, ये एक बहती हुई नदी है। बिल्कुल। और ये तय था कि समय के साथ इस व्यवस्था में दरारें आनी ही थीं। मानव स्वभाव हमेशा एक सा तो नहीं रहता। सही कहा आपने। और इसीलिए अपने अगले डीप डाइव में हम इन दस्तावेजों के अगले हिस्से को खोलेंगे, जो कि बहुत ही रोमांचक होने वाला है। हाँ, और हम देखेंगे कि कैसे उस विशाल और शांत आर्यावर्त में बदलाव की आंधियां चलनी शुरू हुई, कैसे कर्तव्यों की जगह महत्वाकांक्षाओं ने ले ली, कैसे धीरे धीरे ये समाज छोटे छोटे जनपदों में बंटने लगा। एग्जैक्टली। और कैसे पहली बार सत्ता, जमीन और अधिकारों के लिए खूनी लड़ाइयां शुरू हुईं, जिनसे अंततः भारत के पहले महान साम्राज्य का जन्म हुआ। ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानी नहीं है, ये हमारी सामूहिक स्मृति है जो हमें बताती है कि आज हम जो कुछ भी हैं उसकी जड़ें कहाँ हैं। और ये बदलाव की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कोई भी व्यवस्था कितनी भी आदर्श क्यों ना हो, उसे बनाए रखने के लिए हर पीढ़ी को सजग रहना ही पड़ता है। एकदम सही बात कही आपने। और आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हुए मैं चाहती हूँ कि हम सब एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करें। जी। हमने शुरुआत में कहा था कि हम सभ्यताओं को ईंट, पत्थर और हथियारों से नापते हैं। हाँ। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, इन प्राचीन दस्तावेजों के अनुसार हजारों साल पहले मानवता ने बिना किसी स्मार्टफोन के, बिना किसी इंटरनेट के, बिना किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूर्ण मानसिक स्थिरता और एक संघर्षहीन समाज का निर्माण कर लिया था। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो क्या आज की हमारी ये जो अनियंत्रित और तेज तकनीकी प्रगति है, क्या वो वास्तव में हमें विकास के शिखर की ओर ले जा रही है? या फिर इन गैजेट्स और स्क्रीन के शोर में हम उस प्राचीन शांत आंतरिक संतुलन से और भी दूर होते जा रहे हैं? बहुत गहरा सवाल है। क्या असली सभ्यता बाहरी उपकरणों को बेहतर बनाने में है या अपनी आंतरिक चेतना को जगाने में? एक नक्शे पर लकीरें खींचकर हमने दुनिया को बांट तो लिया है, लेकिन क्या हम उस चेतना को खो बैठे हैं जो हमें प्रकृति और एक दूसरे से जोड़ती थी? इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे सामने मौजूद इन प्राचीन स्रोतों ने आज सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है।